तो आज की मेजर न्यूज है रिगार्डिंग आर्कटिक सेंट्री। क्या है वो डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया सीक करना चाहता है वेवर फ्रॉम यूएसए, बट किसके लिए? ठीक है, किस पर्सपेक्टिव से ये अब वेवर सीक किया जा रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया और यूएसए की डील अभी फाइनलाइज हो चुकी है, तो उसके बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सरकार के द्वारा डिस्कस की गई हैं इन द पब्लिक। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स यहाँ पर करने वाले हैं हम कवर फ्रॉम द हिंदू रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 12 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स ये होंगे। पहली न्यूज क्या कह रही है? कॉलिंग रफाल अ हीरो, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीक्स मोर फाइटर प्लेन। सब इंडिया का यहाँ पर रफाल को लेकर टोटल 114 रफाल्स के लिए और ज्यादा डील यहाँ पर की जानी है ना, टोटल उसका 114 तक लेकर जाना है। एंड ये डील जो है वो रिपीटेडली अगर आप देखोगे वो इसी पर्सपेक्टिव से की गई है कि जो हमारे पास गैप्स है यहाँ पर हमारे तीनों सर्विसेज के अंदर उसको फुलफिल किया जा सके, है ना। क्योंकि रफाल की जो अब आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अब इंडिजिनाइज भी किया जाना है। तो अब ऑल्दो जो जितना भी कॉमन सोर्स कोड है वो तो वो फ्रांस के पास ही रहने वाला है, बट 30 to 40% उसको इंडिजिनस प्रोडक्ट से बनाया जाएगा। उसकी असेंबली लाइन जो है इंडिया के अंदर ओपन करने के लिए फ्रांस से में भी आने वाले टाइम में बात भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बोला गया। एंड स्पेसिफिकली वाइस जो चीफ एयर ऑफ स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, उन्होंने यही चीज़ बोली कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अगर आप देखेंगे कि हमारा जो ऐसे वॉर हीरो है ना, उस टाइम पे वॉर काइंड सिचुएशन थी, वॉर लाइक सिचुएशन ही थी। तो जो हीरो लाइक सिचुएशन है वो किसको? रफाल को मिलते हैं, क्योंकि अब उन्होंने ही अगर देखा जाए तो रफाल को जैसे यूज़ करते हुए एंड पर्सपेक्टिव वाइज एंड इवन की जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे इन डिफीटिंग द आइडिया ऑफ के जो एनिमी नेशन है वो इंडिया के साथ ऐसे आंख में आंख दिखाकर या आंख में आंख डालकर जब देखता है तो जवाबी या मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा सकता है। तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है, दैट इज योर वायु शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, वायु शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स की ही सोलली एक्सरसाइज है। कहाँ पर? पोखरान में है। 2 साल बाद एक बार की जाती है। ठीक है, अब बाय एनुअली यहाँ पर बाय नीलियर किया जाता है, तो 2 साल में एक बार इसको यहाँ पर किया जाता है। एक तरह से क्या कह सकते हो, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए होता है। ठीक है, एंड पोखरान वाला रीजन है पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी करीब है अगर आप देखो तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि हाँ अब हमारा जो ऑब्वियसली जो हमारी वायु शक्ति एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या क्या रफाल्स होंगे, सुखोई 30 MK1 होंगे, देन मिराज 2000 में 29 जैगुआर तेजस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी इसमें पार्ट लेंगे, जैसे अपाचे, चिनूक, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एंड एडवांस लाइक हेलीकॉप्टर अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि C-130J, C-17 एंड C-295। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर पार्ट लेने वाले हैं। एंड 277 जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा ड्यूरिंग द एक्सरसाइज विद इन द स्पैन ऑफ दैट विल लास्ट फॉर 2 hours and 35 minutes। ठीक है, तो उनको डिप्लॉय भी इसी हिसाब से किया जाएगा कि हम दिखा रहे हैं, बस अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डमी आप कह सकते हो कि मिसाइल सिस्टम वो भी यहाँ पर डिपिक्शन पे होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहली न्यूज थी। देन वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम, गवर्नमेंट ने हिदायत यहाँ पर अभी सिर्फ अब आप कह सकते हो कि रिटर्न में ये चीज कंसेंट या एज सच होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अनाउंस नहीं किया गया है, बट द जनरल आइडिया इज कि अब नेशनल एंथम से भी पहले नेशनल सॉन्ग जो है इसको गाया जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि जो हमारा वंदे मातरम का कॉन्टेक्स्ट है, जो इसकी ड्यूरेशन भी है ना, वो 3 मिनट से ऊपर जाती है, वेरस नेशनल एंथम की बात करें 52 सेकेंड्स में वो खत्म हो जाता है ना। तो इतने टाइम के लिए किसी को खड़े रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। एंड कई बार केओस जो है वो इंडियन पब्लिक के अंदर, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी उसको चलाने की बात की जा रही है ना, तो इट विल बी लाइक कि तौहीन ज्यादा होने के चांसेस है एज कम्पेयर टू द आइडिया कि लोग इसको रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो इसके ऊपर भी वर्कआउट किया जाना है। एंड फॉर्मली कोई भी कम्युनिकेशन भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। वेराज ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट इवेंट्स हैं उसके अंदर इसको इनकलकेट किया जाएगा आने वाले टाइम में। एंड आप कह सकते हो कि मिलिट्री कोई भी इवन की एयरफोर्स या कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिलेटेड सेरेमनीज होती हैं वहां पर तो इसको डेफिनेटली इंक्लूड करने की बात की जा रही है। बाकी द नंबर ऑफ ओकेजन्स कैन बी मेनी, बट अभी जो टोन है इसको सेट करने की जरूरत है, सरकार ये चीज कह रही है। देन नेटो लॉन्चेस आर्कटिक सेंट्री मिशन आफ्टर ग्रीनलैंड क्राइसिस। सेंट्री का मतलब क्या है? सेंट्री मीन्स के पीपल, यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा कि जो सोल्जर्स हैं दे विल बी एक्चुअली या फिजिकली डिप्लॉयड इन ग्रीनलैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यूएसए बार बार ग्रीनलैंड की डिमांड कर रहा है टाइम एंड अगेन। अभी हंगरी के प्राइम मिनिस्टर की भी कल हमने बात की थी। ठीक है, उनको भी यहाँ पर जो कि एक ऐसी बॉडी है, ऑर्बन की जब हमने बात की थी, एज ए पर्सन है, नॉट अ बॉडी, एज ए पर्सन है जिनका अब रशिया के साथ भी एंड इवन की यूएसए के साथ भी रिलेशन कॉर्डियल है ना। एंड उनको एंडोर्स किया है यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो अब नेटो जो है, अब उनमें से अगर आप कहोगे नेशंस दे वो घबराए तो हुए ही हैं, है ना, क्योंकि ग्रीनलैंड वाले रीजन को लेने के लिए अब यूएसए यहाँ पर जो जी जान लगाने की यहाँ पर बात कर रहा है। तो क्लेम्स अगर वो रख रहे हैं तो अब क्या है कि एज अ एनिमी नेशन आप एक देख रहे हो, अलाय हो आप हमारे एनिमी नेशन की तरह यहाँ पर हो एक तरह से अभी ग्रीनलैंड के मुद्दे की वजह से। तो उसकी डिप्लॉयमेंट है, उसको संभालने का, उसको बचाने का फर्ज भी किसका होता है? सोल्जर्स का ही होता है। तो इसलिए नेटो ने अब आर्कटिक सेंट्री को यहाँ पर मिशन को लॉन्च किया है ग्रीनलैंड क्राइसिस के बाद। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी। देन इंडिया कॉर्न सोयाबीन प्राइसेस फॉल एज डोर ओपन्स टू यूएस इंपोर्ट।
तो अब यूएसए का जो इम्पोर्ट है, अब आपको बता रही हूँ मैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्टन प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंक्लूडेड है यहाँ पर, है ना, जो सेफर साइड पे यहाँ पर रखे गए हैं। बट ऐसा नहीं है, बट आपकी इंटरनेशनली मार्केट जब इंडिया के लिए यहाँ पर खुल जाएगी यूएसए के लिए, तो वो भी अपना सामान यहाँ पर बेच पाएंगे, है ना। अगर इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया की अगर क्रॉप लेवल उतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नेचर में नहीं हुआ, इवन की सप्लाई एक तरह से बढ़ गई है। समझो एक चीज़ कि ए कंट्री है इंडिया, सपोज ए कंट्री है और बी कंट्री है, दोनों के बीच में अब दोनों ही एग्रीकल्चर के साथ भी डील कर रहे हैं, है ना। अब ए जो है कंट्री वो लेस डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू बी कंट्री। तो ए और बी के बीच में एक डील होती है कि आप भी एग्रीकल्चर में आप भी कौन उगाते हो, मैं भी कौन उगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बी जब नेशन है वो ए के अंदर अगर सामान भेजेगा कौन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया के अंदर उगाया जा रहा है, तो सप्लाई एक्सेस हो जाएगी, एक्सेसिव सप्लाई है यहाँ पर, एक्सेसिव सप्लाई, कंपटीशन लेवल भी आए क्रॉप की, जो आप कह सकते हो कि क्वालिटी वो भी छोड़ दीजिए, आप एक साइड पर रख दीजिए उसको। तो अब क्या होगा, एक्सेसिव यहाँ पर सप्लाई ऑफ कॉर्न होगी, डिमांड इतनी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कॉर्न एंड सोयाबीन एंड रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस जो है वो फॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि 4% एंड 10% से दोनों के बीच का जो आप कह सकते हो कि फ्रेमवर्क जब से अनाउंस हुआ है लास्ट वीक से, कॉर्न एंड सोयाबीन के प्राइसेस जो हैं वो गिर गए हैं, क्योंकि अब यूएस अब क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है कॉर्न टू इंडिया ऑल्सो। देन यूएस प्लानिंग डिफेंस डील विद बांग्लादेश टू काउंटर चाइना। तो डिफेंस डील जो है वो अब यूएस से प्लान कर रहा है विद बांग्लादेश। अभी क्या है, वेवर प्रोवाइड किया उन्होंने टेक्सटाइल के लिए, स्पेसिफिकली कॉटन यार्न के लिए, ठीक है, जो कि सर्टन लेवल्स पे लिमिट्स के ऊपर है, सर्टन आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ कॉटन के ऊपर, जो कि यूएस से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, बांग्लादेश के द्वारा किए जाएंगे अब से। तो उसके अलावा भी बांग्लादेश को यहाँ पर रिझाने की कोशिश यूएस के द्वारा की जा रही है, जस्ट टू टैकल चाइना। एंड दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट कि बांग्लादेश और जो है अब उनका चाइना के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर रिलेशन होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अब यूएसए को अगेन खल रहे हैं, क्योंकि अब वही चीज है ना, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश, एंड यहाँ पर इंडिया बीच में आता है, तो इंडिया के लिए भी वो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। म्यांमार में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही है सिचुएशन, बट फिर भी चाइना की हिमायती वहाँ पर ज्यादा है ना। तो अब चाइना की डोमिनेंस भी नजर आती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर म्यांमार के अंदर भी, क्योंकि माइनिंग का प्रोसेस जो है चाइना ही मोस्टली कैरी आउट कर रहा है म्यांमार के अंदर भी। तो यही सारी सिस्टम जो है वो अब एक तरह से क्या सुप्रीमेसी दे रहे हैं चाइना को इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो अब यूएसए वुड नॉट लाइक दैट। तो यूएसए वांट्स कि अब बांग्लादेश को किसी तरीके से रिझाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को तो एड यहाँ पर प्रोवाइड की जा ही रही है यूएसए के द्वारा, जो कि पहले बंद कर दी गई थी, है ना। एक तो वो चीज़ हो गई, अब वो भी चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अब अगेंस्ट यूएसए के तो पाकिस्तान नहीं जाने वाला चाइना के साथ मिलकर। देन बांग्लादेश भी अब, क्योंकि अब वो प्रो थोड़ा सा चाइना यहाँ पर नजर आ रहे थे, बांग्लादेश को मनाने की कोशिश हो रही है, इंडिया के साथ रिलेशंस थोड़े से बेटर या कॉर्डियल होने की कोशिश की जा रही है। दिस इज जस्ट टू बिल्ड अ ट्रस्ट कि आप जो है एक तरह से काउंटर करो किसको, चाइना को, है ना। तो अब इसी तरीके से यही चीज बोली जा रही है कि आने वाले टाइम में एक डिफेंस पैक्ट जो है मे बी बांग्लादेश और इवन के यूएसए के बीच में साइन हो सकता है, एंड फॉर दैट यूएसए वुड रिक्वायर कि बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ बेटर हो, जो कि शेख हसीना के टाइम से अभी यहाँ पर खराब चल रहे हैं, जब से उनको यहाँ पर सेंटेंसिंग की गई थी, जो कि इनिशियली अब 10 साल की थी, बट अगेन 4 साल की कर दी गई है, एंड इंडिया असाइलम प्रोवाइड कर रहा है शेख हसीना को, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज थी आपकी। देन इंडिया लाइकली टू परस्यू अ यूएस टैरिफ वेवर फॉर गारमेंट्स मेड फ्रॉम अमेरिकन कॉटन। तो इंडिया जो है वो भी गारमेंट्स का आप कह सकते हो कि बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है यहाँ पर, क्योंकि हम भी तो अब कॉटन जो है वो इन यू कैन से रॉ फॉर्म्स अमेरिका से भी लेते हैं, है ना, क्योंकि जिस तरह की कॉटन से जो वो चाह रहे हैं कि अपैरल्स बने, है ना, तो वो चीज़ को अगर प्रोवाइड किया जाना है तो यूएसए से भी कई बार हम कॉटन को इंपोर्ट करते हैं। द यू कैन से इंडिजिनसली प्रोड्यूस कॉटन इज नॉट फिट फॉर दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो इसी वजह से अब बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड हुआ है इंडिया को बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट वुड वांट अब कि जो इंपोर्ट यहाँ पर इंडिया के आप कह सकते हो या एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट भी क्या, इंपोर्ट तो चलो चलता ही रहेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, वो एक्सपोर्ट को यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सके, है ना। तो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो रेसिप्रोकल जो 18% टैरिफ गारमेंट्स के ऊपर जो कि अब यूएस से की कॉटन के द्वारा बनाए गए हैं एंड एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सिमिलर कंसेशन जो कि ऑफर किया गया है बांग्लादेश को, उसी तरह का कंसेशन इंडिया वुड आल्सो सीक, है ना। तो अब हो सकता है मे बी यूएसए एग्रीज जस्ट टू टैकल चाइना ऑन सम काइंड ऑफ लेवल, है ना, तो इकोनॉमिक लेवल पे मे बी इंडिया को हेल्प कर सके। तो इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्दा खड़ा हो गया था कल, ये बहुत मेजर न्यूज़ जो है हमने डिस्कस भी की थी, इसके अकॉर्डिंगली जो इंडिकेशंस थी अब गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की कि दे विल परस्यू यूएसए कि हम वेव ऑफ कर सकें या वो वेव ऑफ कर सके रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल जो कि यूएस कॉटन या मैन मेड फाइबर के द्वारा बने गए हैं, यानी कि आर्टिफिशियली यहाँ पर बनाई गई हैं। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया गया है कि इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया इंपोर्ट करता है 5 लाख बेल्स ऑफ अमेरिकन कॉटन एनुअली, जिसमें 2.5 लाख बेल्स ऑफ नॉन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटीज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि रशिया टू स्टिक टू न्यूक आर्म लिमिट्स इफ यूएस डज।
तो अब अगेन 5 फरवरी को क्या है, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो एक्सपायर हो चुकी है, उसके रिन्यूअल के बारे में अभी तक कोई बात यूएसए की तरफ से नहीं हुई है। चाहे इंडिया रशिया ने तो ऑब्वियसली ये चीज़ बोली है कि 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सके, है ना, बट यूएस की तरफ से अभी कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं है। तो रशिया ने ये बोला कि हम भी न्यू आर्म लिमिट जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं इफ़ यूएसए इज ऑल्सो डूइंग दैट। बट अगर बिना किसी ट्रीटी के यूएसए इसी तरीके से अपनी हेजेमनी को प्रैक्टिस करता रहा, धमकाता रहा रशिया को किसी तरीके से, तो रशिया इज ऑल्सो रेडी फॉर दैट। बट अगर आप पीस चाहते हो तो हम भी पीस चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर लड़ाई चाहते हो तो वील गिव यू वन। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। देन सेंसिटिव आइटम्स आउट ऑफ यूएस स्टेटमेंट ऑन डील विद इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया और यूएसए की जो डील हुई है उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है कि एग्रीकल्चरल आइटम्स जो है वो इंक्लूड ही नहीं की गई हैं डील के अंदर, एंड इंडिया जो है उन्होंने इंटेंड किया है, बट उन्होंने एक गिवन यहाँ पर नॉट गिवन बाइंडिंग कमिटमेंट। तो यहाँ पर 500 मिलियन का इंपोर्ट, $500 मिलियन का इंडिया जो इंपोर्ट करेगा, इसके लिए उन्होंने बोला कि बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है वो, हमने सिर्फ बोला है कि इतना ज्यादा इंपोर्ट हम कर सकते हैं आपसे, हम अपना इंपोर्ट बिल यहाँ पर नहीं बढ़ाना चाहेंगे, एग्रीकल्चर इज आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड उसके अलावा दूसरी चीज यही है कि वे बाइंडिंग यहाँ पर कमिटमेंट यूएसए से हमने नहीं दी है, हमने नहीं दी ऐसी कोई कमिटमेंट कि हम 500 मिलियन जो है आपके ऊपर खर्चेंगे ही खर्चेंगे। तो ये जो ऐसा पीरियड है, जो ऐसे अफवाहें हैं ना, ये इनके ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिए। एंड इंडिया एलिमिनेट करेगा, ये रिड्यूस करेगा टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ड्राइड डिस्टिलर्स होंगे, रेड सोडम होगा, ट्री नट्स होंगे, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स होंगे, सोयाबीन ऑयल होगा, वाइन होगी, स्पिरिट्स होगा एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स होंगे। तो इन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर जो है वो वेव ऑफ किए गए हैं इंपोर्ट ड्यूटीज, इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं किए गए हैं। एंड अमेरिकन प्रोडक्ट्स परचेज 500 बिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन, सॉरी बिलियन की जो है अब वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली होगी, ठीक है, कि उसको भी हम किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं कि जो कि हमारे एनर्जी सेक्टर में किसी तरीके से यूटिलाइज की जा सके, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। बट उस चीज़ को भी प्रॉमिस नहीं किया गया है कि 500 बिलियन खर्चे ही जाएंगे। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि जहाँ की जो गवर्नमेंट है एम्बेसी, उन्होंने रीच आउट किया है यूएसए को कि वो चेंज करे, मतलब रिक्वेस्ट करें चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू के जो चेंजेस इंडिया को रिक्वायर्ड है। अभी तक तो ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है, रिस्पॉन्ड भी नहीं किया गया है। एंड यूएसए जो है उनको किसी भी तरह का इशू यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं किया गया है कि अब जो 2 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑनलाइन है वही अवेलेबल है। अब जो सोशल मीडिया पोस्ट है, अब वहाँ पर अब उसके कॉन्टेक्स्ट में भी यूएसए के साथ अगर आप देखो तो जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके अकॉर्डिंगली स्काई चीन वाला जो रीजन है वो यूएसए के द्वारा चाइना के अंदर दिखा दिया गया, तो वो मैप करेक्शन के लिए भी यहाँ पर बोला गया, ठीक है, उसको भी यहाँ पे मे बी पोस्ट को टेक डाउन कर लिया गया। एंड जो गवर्नमेंट है यूएसए की द गवर्नमेंट हैज नॉट सो फार डिनाइड कि यूएसए का जो कंटेंशन है कि इट इज गिवन अप अपॉन रशियन ऑयल, सेइंग दैट इट्स अ पॉलिसी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी प्रोक्योरमेंट, ठीक है, वही सेम चीज़ कि हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल खत्म या बंद करने की बात यहाँ पर नहीं की गई थी, बस रिलायबिलिटी ऑन यूएस से बढ़ाने की बात की गई थी एज कम्पेयर टू रशिया, सिर्फ यही बात यहाँ पर बोली गई है। नो रिडक्शन इन स्टेट शेयर इन टैक्स डेवल्यूशन, फाइनेंस मिनिस्टर असर्ट्स इन लोकसभा। तो यहाँ पर ना यही चीज़ बोली गई है, अब कोई भी किसी भी तरह का टैक्स आता है, सपोज करो टैक्स या रेवेन्यू आता है, वो किसके पास जाता है, मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, जीएसटी भी अगर जा रहा है तो जो भी जा रहा है अमाउंट है ना, तो जो भी अब डिडक्शन है या रिडक्शन स्टेट्स के शेयर इन टैक्स के अंदर वो की ही नहीं की गई है। तो अब यहाँ पर ना एक सर्टन अमाउंट है कि 50, जो बार बार स्टेट्स है ना वो यही चीज़ बोली जा रही थी, ठीक है, कि ऑपोजिशन मेंबर्स ने भी बोला था कि सेंटर वाज नॉट ट्रांसफरिंग 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट्स, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर बोला कि 41% शेयर ऑफ टैक्स जो है वो स्टेट्स का बनता था, वो पैसा भी सरकार ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है टू द स्टेट्स। टू विच निर्मला सीतारमन जी रिप्लाइड कि ये 41% शेयर से एक्स्ट्रा पैसे ही उनको दिए गए हैं, एंड किसी भी तरह के स्टेट्स का जो टैक्स के ऊपर, अब अगर वही बात है ना, डिडक्शंस की जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कोई शेयर ऑफ टैक्स अगर शेयर, मतलब जो टैक्स है अगर वो शेयर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके बीच में भी कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज एग्जिस्ट करती होंगी कि कट कटाकर पैसे ही स्टेट को यहाँ पर मिलता होगा। उन्होंने बोला कि वो भी हमने यहाँ पर नहीं काटे हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द 15th फाइनेंस कमीशन स्टेटेड, तो उससे ज्यादा ही हमने यहाँ पर स्टेट्स को दिया है, एंड 41% जो ऑलरेडी डिस्पर्स कर दिया गया है। तो बार बार ये अफवाहें ना फैलाएं कि जो भी फाइनेंस कमीशन यहाँ पर बैठ के बात बोलता है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम किया जाता है, एंड द स्टेट्स शेयर ऑफ रेवेन्यू उनको यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस चीज को यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया कि हमने पैसा यहाँ पर दे दिया है, कि 41% शेयर से ज्यादा ही जो स्टेट्स है उनको पैसा भेजा गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री पुशेस फॉर एआई लेड टीचिंग एंड लर्निंग एट ऑल लेवल्स बाय नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो एआई का यहाँ पर जमाना है, एंड एआई से ज्यादा मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि एआई जो है अर्लियर ये माना जा रहा था कि जॉब्स ले लेगा, बट ऐसे नहीं है, यू नीड समवन टू ट्रेन योर एआई। बस ऐसा हो सकता है कि दो, जैसे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था तो 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर सकता है इजीली, है ना, तो अब वही ये सेम चीज है कि एआई जो है वो दे lower down the limit of the number of people required
टू डू अ सर्टन काइंड ऑफ अ फैक्ट और अ थिंग, बट ऐसा नहीं है कि एआई को चलाने के लिए ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एआई को चलाने के लिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस एआई जो समिट है वो इंडिया के अंदर होने वाला है, प्लस अब जो इंडिया है उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसी सिटीज़ को डेवलप करने की भी बात की है जो एआई का हब बन सकें। तो 2047 तक उनको टैक्स फ्री भी कर दिया गया है इस बार के जो बजट के अकॉर्डिंगली। सो अब यहाँ के लिए अगर एआई की, मैंने आपको पहले एक और चीज़ भी यहाँ पर बताई थी कि एआई को चलाने वाले डेवलपर्स ऑल्सो एंड जो चलाने वाले हैं लोग, है ना, यूजर्स की जब हम बात करें, दोनों की मेजोरिटी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। दीज आर जस्ट के जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके नाम पे वो कंपनीज रजिस्टर्ड है जो कि जॉब ऑफर करती हैं इंडियंस को। तो इसलिए पैसा जो है ज़्यादातर अब हमारे पास कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है नेशन को, जस्ट बिकॉज कि जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं। तो अब यहाँ पर रीजनल एआई की डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो एआई का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, है ना। तो रीजनल एआई असिस्टेंस जो है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को हिंदी इंग्लिश इतनी समझ में भी नहीं आती। साउथ की जो हम स्टेट्स की बात करते हैं, दे वुड वांट इट इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस। तो इसी वजह से अब सरकार चाह रही है कि एजुकेशन में हर तरह के पॉसिबल वे से अगर एआई जो है बेटर कर सकता है एजुकेशन सेक्टर को, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, स्टार्टिंग विद स्कूल लेवल ऑल्सो एंड एट द टीचिंग लेवल पे पहले, ठीक है, टीचिंग लेवल पे एंड कॉलेजेस में अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि किस तरीके से एआई स्टैक्स काम करता है, या इवन कमांड जो है प्रॉम्प्ट्स हम एआई को देते हैं वो किस तरीके से बेटर तरीके से दिए जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा फोकस नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट कि आजकल की एप्लीकेशन किस तरीके से एआई की बेटर की जा सकती है उसके ऊपर होगी। एंड द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी टॉट कि एआई एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, एंड किस तरीके से अब आप कह सकते हो एक नया इनिशिएटिव सरकार यहाँ पर शुरू करना चाह रही है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। उसका नाम क्या है यहाँ पर, बोधान, भारत बोधान एआई कॉन्क्लेव, ठीक है। अब इसके अंदर इसको यहाँ पर लॉन्च भी किया जाएगा एंड नेक्स्ट ईयर जो है एकेडमिक्स ईयर के अंदर यहाँ पर एआई जो है इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। नो प्लान्स फॉर डिस्टिंक्ट लीगल रिकॉग्निशन फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, ट्राइबल मिनिस्ट्री से यहाँ पर कंसल्ट किया है। अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स कौन से हैं, वो ट्राइब्स जो कि सबसे पहले यहाँ पर रिबेल कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो 1800 समथिंग के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था, 1871 के अंदर डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो है उन ग्रुप ऑफ लोगों को आउटकास्ट को बोला जाता था जो कि अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर किसी ना किसी तरीके के एक्शंस लेते थे। तभी उनको क्रिमिनल ट्राइबल पीपल भी बोला जाता था उस टाइम पे, है ना, क्रिमिनल्स की तरह उनको कंसिडर किया जाता था। तो इस साल के सेंसस के अंदर उनको अलग से एक कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, इस चीज की डिमांड थी उनकी, हमने पहले डिस्कस किया था। वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट वाज स्टिल कंसिडरिंग इट कि उनको अब ट्राइबल पीपल के अंदर एक सर्टन सबसेट बना के उनका सेंसस में इंक्लूड किया जाना है, या अलग से कॉलम की रिक्वायरमेंट जो कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स मांग रही थी वो दिया जाना है। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स को अलग से कॉलम नहीं दिया जाएगा, उनको ट्राइबल पीपल के अंदर ही अलग से यहाँ पर एक आप कह सकते हो सब पॉइंटर के अंदर डाला जाएगा अंडर द सेंसस। एंड दिस इज द प्लान ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ट्राइबल मिनिस्ट्री, जो कि दी गई है कि किसी भी तरह की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है किस चीज़ में कि अलग से उनको कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। कि जो भी अब सोशल सेक्टर स्कीम्स है उसकी एक्सेसिबिलिटी उनको ऑटोमेटिकली दी जाएगी इन अ बेटर मैनर जब सेंसस में उनका डेटा अवेलेबल यहाँ पर होगा कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है कितनी नहीं, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ थी। देन एसएमईज अनफेमिलियर विद कैपिटल मार्केट्स लैक इंटरमीडियरीज, सेबी की अब जो है स्टेटमेंट आई है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी मार्केट रेगुलेटर है, अगेन एंड अगेन मैं आपको ये रिपीट करती रहती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो हमारी जो एसएमईज हैं अब वो कैपिटल मार्केट से ज़्यादा इतना पैसा नहीं कमा पा रही हैं, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर सेबी ने बोला कि अब आप एसएमईज की बात करो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करो, तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हैं, है ना। आपके मेरे जैसे लोग जो अभी मे बी कई बार फेमिलियर भी नहीं है कि जो शेयर मार्केट काम कैसे करती है ना। तो अब हम बिजनेस में तो घुस चुके हैं, हमारा आईपीओ भी निकल चुका है कई बार, या कई बार आईपीओ नहीं भी निकला है ना, बट हमें पैसा कमाना इस तरीके से नहीं आ रहा कि मार्केट हमें कैसा पैसा दे सकती है। तो यहाँ पर ना उन्होंने बोला, सेबी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, किसी भी तरह का इंटरमीडियरीज यानी कि अब जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं या वाइबिलिटी गैप की बात करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ कि जो एसएमईज हैं उनको समझाया जा सके कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा जो इनिशिएटिव सरकार ले कि एसएमईज जो है दे कैन बी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस टू द यू कैन से द प्रोसेस कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट्स काम करती हैं, कि एक तरह से इकोनॉमिक या शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके टू द एसएमईज। तो उस तरह की ट्रेनिंग किसी तरीके से हो सके ताकि जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट्स एसएमईज को लेकर वो किया जा सके, प्लस अपना पोर्टफोलियो एसएमईज डाइवर्स करना यहाँ पर शुरू करें, ठीक है। तो उसी तरीके से जो लॉसेज है उनको यहाँ पर बेयर ना करने पड़े, तो ये चीज़ बोली गई है। तो आईपीओ जो है वो कई बार लॉन्च हुए हैं, कईयों के नहीं भी हुए हैं, कईयों को आईपीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है। एंड एसएमईज को यहाँ पर आईपीओ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना, कि जो एक तरह से कोई कंपनी जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर लिस्ट भी हो जाए। तो ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में सेबी ने सरकार को यहाँ पर बताया भी है एंड ये न्यूज़ अकॉर्डिंगली आई है। देन इंडिया मस्ट लीड ग्लोबल फर्म्स रिप्लाई टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया, अब देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है ना वर्ल्ड के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर हम हैं,
वेर एज बाकी जो नेशंस को अगर हम यहाँ पर देखा, चाइना, यूएसए हो गया, इवन जापान हो गया, टॉप 3 यही कंटेंडर्स है हमारे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडिया इज द ऐसी कोई कंट्री जो कि अभी डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। ऑल्दो चाइना यहाँ पर डेवलप्ड है, बट चाइना अभी भी अपने आप को अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग नेशन की तरह मानता है। बट स्टिल अगर आप देखो तो वो मिड इनकम से थोड़ा सा आप कह सकते हो ऊपर वाली इनकम वाली स्टेज पे चाइना कंसिडर किया जाता है, वेरएज इंडिया अभी भी लोअर टू मिडिल के बीच में यहाँ पर कहीं पे एग्जिस्ट करता है। और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ग्रोथ जो है काफी ज्यादा रोबस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस ने जो है रेकमेंड भी किया है, बोल भी दिया अपने रिपोर्ट्स के अंदर कि 6.6 से 7.2% के बीच में जीडीपी जो है इंक्रीज होगी। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इंडिया अभी तक ऑन पेपर एटलीस्ट कंसिडर की जा रही है ना। तो उन्हीं फैक्ट्स को हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। तो यही चीज बोली जा रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन साइज, ये सारी चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही है, कीपिंग दिस फैक्टर्स इन माइंड, तो इंडिया के ऊपर दारोमदार या भार ज्यादा आ जाता है कि आप ऑलरेडी टॉप 5 के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो ग्रोइंग इकोनॉमीज में एंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज के हिसाब से जीडीपी के अकॉर्डिंगली। तो आप जो है एक तरह से ट्रेंड को सेट कर सकते हो कि आप जीरो कार्बन एमिशंस किस तरीके से करोगे, क्योंकि यूएसए तो पल्ला झाड़ रहा है अपना, है ना, क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दों को लेकर। तो अब इंडिया जो है एक तरह से लीड यहाँ पर ले सकता है एंड एक ग्लोबल लीडर की तरह यहाँ पर बन के सामने आ सकता है कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस जो हैं वो पहले किस तरीके से प्लान करके उनको एग्जीक्यूट करके अचीव किया जा सकता है। तो इंडिया इस तरीके से अपने टारगेट्स को सेट करे ताकि एक ट्रेंड सेटर की तरह इंडिया यहाँ पे एट अ ग्लोबल लेवल नजर आए। ये चीज यहाँ पर आपको बोली गई है। एंड सबसे बड़ी बात, नेट जीरो गोल्स के अलावा द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंड मेजर ग्रोइंग एक्सपैंडिंग इकोनॉमी 6 to 7% एनुअली। स्केल यही है कि मोमेंटम हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबल बिजनेसेस को कि किस तरीके से आप नेट जीरो कार्बन एमिशंस को यहाँ पर दे सकते हो कि क्लाइमेट रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। एंड टॉप ऑफिशियल्स जो है वो साइंस बेस्ड जो टारगेट इनिशिएटिव है, जो कि ग्लोबल बॉडी है जो कि वैलिडेट करती है कॉर्पोरेट एमिशन रिडक्शन को टारगेट करती है एंड इट इज रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स एज मल्टीनेशनल बायर्स। ठीक है, तो यही कंपनी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि इंडिया ट्रेंड सेट करे। एंड ये बोला है उन्होंने, मैसेज ये भेजा कि क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया जो है एक एस्पिरेशन से लेकर एक कन्विक्शन की तरफ चलना चाहिए एंड आइसोलेटेड कमिटमेंट्स जो है वो अब सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ले जानी चाहिए। कि आइसोलेटेड जो हमारे पास कमिटमेंट्स हैं जो अभी सिर्फ कट के इंडिया सोलली कर रहा है, उसको एक तरह से ट्रेंड सेटर की तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की यहाँ पर बात की जाए। एंड एसबीटीआई जो है ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करता है जो कि फर्म्स को, कंपनीज को स्पेसिफिकली टारगेट सेट करने के लिए बोलता है कि अगर आपकी कंपनी इस चीज का काम कर रही है तो इतना आपका कार्बन एमिशन ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड क्लाइमेट एक्शन जो है उसके अंदर आप क्या बेटरमेंट और कर सकते हो। तो ठीक है, अब बिलो द पोटेंशियल इंडिया जो है वो फ्यूअर देन 500 रजिस्टर्ड कंपनीज है एज पर इट्स पोटेंशियल। तो एक नंबर जो है, सेट नंबर्स उन्होंने बोला कि इतने टॉप 4-5 कंट्रीज जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनकी थाउजेंड्स में कंपनीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है एंड उनका जो क्लाइमेट एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रेंड जो है सेट करके देते हैं कि इतना आपको यहाँ पर एमिशन करना है एंड एवरीथिंग। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, 500 ही कंपनीज हैं। तो दे वुड वांट कि अब दे आर एक्सपेक्टिंग कि 1000, 2000, 3000 कंपनीज जो हैं इंडिया की वो एसबीटीआई के साथ यहाँ पर एसोसिएशन में काम करें। उसके पीछे का रीजन यही है कि हम ट्रेंड को अगेन सेट करने वाली बात है कि हम क्लाइमेट एक्शन कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जो एक्शन है, जो एफर्ट है, वो एक तरह से यहाँ पर नजर आए। ठीक है, तो यही इन्होंने ये बात बताई कि ट्रेड एंड सप्लाई चेन जो है वो सेंट्रल है टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। के ट्रेड आप किस तरीके से कर रहे हो, सप्लाई चेन जो किस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो इस ट्रेंड को सेट करने में आपको हेल्प करेंगी। एंड 70% और द मोर ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू कम्स फ्रॉम द सप्लायर्स। तो सप्लायर्स की तरफ से जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंगली 70% से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू सेट की जाती है। तो उन्होंने बोला जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो मल्टीप्लायर्स हैं, बट जो साइंस बेस्ड टारगेट्स हैं वो एक्टिव किए जाते थे थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स के द्वारा। तो इसी वजह से एम्बिशन जो है वो सिस्टमैटिक इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। ठीक है, कि अब जो सप्लायर है उनके बेसिस पे आप चल रहे हो, ठीक है, आप क्यों ना उसको डिमांड ड्रिवन बना दो। ठीक है, कि सप्लाई के बेसिस पे आप चला रहे हो भी कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बल्क में प्रोड्यूस करना है, इससे सप्लाई हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए ताकि हम डाइवर्स जगहों पे उसको बेच सकें। बट क्यों ना आप जो डाइवर्सिफिकेशन है या इवन की इन दिस कॉन्टेक्स्ट सप्लाई के बेसिस पे नहीं, आप डिमांड के बेसिस पे चलो। ठीक है, बी अ प्रोड्यूसर। आप अपने आप में एक्शन, यहाँ पर बोलते हैं डिफेंस को, डिफेंस में अगर एक्शन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस अगर बोला जाता है तो एक्शन में आप आ जाइए इस बार कि अब हम जो सप्लायर्स हैं उनको इतना ही सामान यहाँ पर बेच पाएंगे क्योंकि हमारी जो आप कह सकते हो कि ये जो बाउंड्रीज हैं क्लाइमेट एक्शन की, इनको हम यहाँ पर लांग नहीं सकते, इस सीमा को लांग नहीं सकते। इस तरीके से अब आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, कि सप्लाई बेस्ड अगर आप रख भी रहे हो उसको तो एटलीस्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन कर दीजिए जो कि क्लाइमेट एक्शन को यहाँ पर दर्शाए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल न्यूज़ थी जो कि एसबीटीआई के बेसिस
बेसिस पे यहाँ पर बताई गई है, जो कि एक ग्लोबल ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट कंपनीज के साथ जो कि अब काम कर रही हैं अंडर वेरियस सेक्टर्स, डाइवर्स पोर्टफोलियोज, उनके साथ डील करती है एंड उनके क्या क्या यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंजेस उनके इनोवेशन सेक्टर में या उनके कार्बन एमिशंस में या डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में लेकर आई जानी चाहिए, उसको यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, उन लेवल्स को सेट करते हैं। ये आपकी न्यूज़ थी आज की सारी। ठीक है, इफ़ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.sleepyclasses.com। या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com किसी भी तरह का अगर आपको कोर्स की इंक्वायरी करनी है। वैसे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर कोई मुद्दा अगर है, अगर आपको कोई भी स्टेट PSC का एग्जाम हो या कोई भी UPSC से रिलेटेड मुद्दा है तो आप तब हमें मेल भी कर सकते हैं, वील गेट बैक टू यू, राइट। तो कोई और डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप आपके पास एग्जिस्ट करता है। That is all from my side today. Thank you so much.